नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि एम्स 2021 का है। तो ये क्या है, एम्स यानी कि नॉर्सेट के लिए जो अभी हम प्रिपेयर करेंगे, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, CHO हो, एम्स हो, RRBI हो और SGPGI हो, जितने भी प्रकार के नर्सिंग ऑफिसर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे क्या इसमें कि सबसे पहला ये जो देखते हैं कि एम्स 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है। तो हमारे जो भी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो भी प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उनको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ नर्स वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन। तो हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है अ nurse giving instruction to a postpartum mother of a newborn with hyperbilirubinemia. Which of the following is an appropriate instruction? इस क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है, ऑप्शन क्या है। पहला है इसमें क्या, विथहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटोथेरेपी इज कंटिन्यूड। दूसरा है सब्सटीट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विथ फार्मूला फीडिंग। थर्ड नंबर है कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग एवरी सेकेंड आवरली। और फोर्थ नंबर है रूटीन सप्लीमेंट्री फीड आर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोस्टपार्टम मदर है, उसके बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनीमिया है यानी कि जॉइंटिस। तो उसके लिए नर्स के द्वारा एक एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है कि जो मदर है उसको कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग कराना एवरी सेकेंड आवर, मतलब कि 2 से 2 घंटे के अंतराल में बच्चे को क्या करना है, फीड कराना है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है पहला, तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, परफॉर्मिंग एन इंडोट्रैकियल ट्यूब the nurse observed that the client is having sudden severe tachycardia. Which of the following should the immediate response of the nurse? ये क्या है कि इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन के टाइम में, सक्शनिंग के टाइम में नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है, हाई सडन सीवियर टैकीकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, कब, जब इंडोट्रैकियल सक्शन किया जाएगा तब। तो पहला दिया है क्या, कंटिन्यू सक्शनिंग। सेकेंड नंबर है स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन। थर्ड नंबर हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर सक्शनिंग। और फोर्थ नंबर है कॉल फॉर फिजिशियन। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से करेक्ट आंसर होगा स्टॉप सक्शन एंड परफॉर्म रीऑक्सीजनेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर में क्या देखते हैं। A pregnant woman visiting antenatal clinic complained that she gets frequent leg cramps and the pain during night. Which of the following is an appropriate intervention to be suggested for the client? एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको क्या हुआ है कि एंटीनेटल क्लिनिक में से जाती है वो, और उसको कंप्लेन होता है काय का, लेग पेन का और लेग क्रैम्प्स का, और पेन कब हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट में। तो इसके लिए नर्स का एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें से हमारा ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, पहला दिया है क्या कि डॉर्सीफ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। बी नंबर है कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड। सी नंबर है यूज़ ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग। डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रेग्नेंट लेडी थी जो एंटीनेटल क्लिनिक में गई है लेग क्रैम्प्स की कंप्लेन से और नाइट में पेन के कंप्लेन से, उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमारा ए नंबर डॉक्सीफ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 नंबर क्या है। अ मेल
32-year-old male patient is admitted in an acute care psychiatric ward. The patient started showing aggressive tantrum. Which of the following action by the nurse is a priority? एक क्या है, पेशेंट है, एक पेशेंट है जो कि क्या है 32 ईयर का है, 32 ईयर ओल्ड है, जो कहाँ साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है, साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। वो क्या शो कर रहा है, अग्रेसिव टेंट्रम बिहेवियर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो नर्स है उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसका प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो इसमें ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या देखते हैं हम, वेट अंटिल द पेशेंट काम डाउन ऑन हिज ओन। हमें इंतज़ार करना है कि पेशेंट अपने आप से क्या हो जाए, काम डाउन हो जाए, तब तक इंतज़ार करना है। सेकेंड, एडमिनिस्टर सेडेटिव SOS। सी नंबर है, वार्न द पेशेंट नॉट टू डू सच एग्रेसिव एक्ट। डी नंबर है, कॉल फॉर द हेल्प टू सेटल डाउन सिचुएशन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें हमें नर्स के लिए प्रायोरिटी पर क्या होगा, सबसे पहला हम देखते हैं कि एलिमिनेशन पैटर्न का यूज़ करते हैं कि वेट अंटिल द पेशेंट काम डाउन ऑन हिज ओन। हम क्या इंतज़ार करेंगे कि पेशेंट अपने आप से काम डाउन हो, ये तो सही नहीं है। फिर देखते हैं, ये बिल्कुल से गलत है। सेकेंड है, एडमिनिस्ट्रेट सेडेटिव SOS का मतलब क्या होता है, जब ज़रूरत हो। तो जब ज़रूरत हो का मतलब सेडेटिव हम यूज़ करते हैं जब, तो सेडेशन के लिए हम क्या करते हैं, वाइटल साइन मेजर करते हैं। हमारा जो पल्स और BP है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सेडेटिव देने से पहले। तो हम क्या करेंगे कि उसको देने से पहले ये दोनों मेज़र करेंगे। अगर ये दोनों सिर्फ साइकेट्री पेशेंट का नहीं, किसी और पेशेंट के लिए भी हम मेज़र करके ही देते हैं, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा। फिर देखते हैं सी नंबर, वार्न द पेशेंट नॉट डू सच अ अग्रेसिव एक्ट। जब हम देख रहे हैं कि पेशेंट यहाँ पर कैसे है, टेम्पर्ड एग्रेसिव टेंट्रम में है, तो क्या पेशेंट जो भी सिस्टर होगी उसके बाद सुनने की स्थिति में या मानने की स्थिति में नहीं होगा। तो क्या होगा, पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, वो उस नर्स के कहने से या स्टाफ मेंबर के कहने से शांत नहीं होगा। उसके लिए हमें देखते हैं कि जो डी नंबर है वो इसका करेक्ट आंसर होएगा। कॉल फॉर द हेल्प टू सेटल डाउन द सिचुएशन को सेटल डाउन करने के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चंस 5 नंबर में क्या देखते हैं हम, which of the following drugs cause रेड कलर यूरिन। रेड कलर यूरिन कौन सा ड्रग है जो रेड कलर यूरिन कॉज करता है। तो हम जैसे आपने देखे होंगे मेडिसिन हॉस्पिटल में, जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में रहे होंगे तब, तो पहला हम देखते हैं कि क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा इथाम्ब्यूटाल, तीसरा है रिफाम्सिन, चौथा है आइसोनियाज़ाइड। ये जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ACBD हो गया है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना आपको ध्यान है रिफाम्सिन पे। इसका करेक्ट आंसर है रिफाम्सिन। तो रिफाम्सिन जिस भी ऑप्शन पर रहेगा, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, किसी पे, तो आपको रिफाम्सिन कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, अ 65-year-old patient admitted in a long-term care facility has developed pressure ulcer. On the assessment, the nurse found that the bones are visible and palpable the wound site. The nurse knows that the stages of pressure ulcers के 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ। तो पहला जो स्टेज होता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि सुपरफिशियली रेडनेस दिखने को मिलेगी। सेकेंड में हमको देखने को मिलता है रेडनेस के साथ वुंड जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है, हमारे सुपरफिशियली स्किन को डैमेज कर चुका होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड है उसमें क्या होता है, ये जो डर्मिस एपिडर्मिस लेयर होती हैं मसल्स तक ये पहुँचने लगता है। और फोर्थ में क्या होता है, मसल्स के बाद ये क्या करता है, हमारे बोन्स तक भी पहुंच जाता है। जब हमको पता चल रहा है कि बोन्स किस में विजुअल हो रहे हैं, फोर्थ वाले तक में ये बोन्स को पहुंच रहा है, तो हमें कंफर्म कर लेना है कि किस में बोन्स हमको दिख रही है,
4th वाले स्टेज में। क्लियर हो गया आपको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेज 4। स्टेज 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। 7 नंबर क्या है? A bulletin train project in India is launched with the support of which of the following country? जो इंडिया में बुलेटिन ट्रेन प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के सपोर्ट से स्टार्ट हुआ था? पहला है रसिया, सेकेंड है जापान, थर्ड है जर्मनी और फोर्थ है कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, जापान। जापान के सपोर्ट से इंडिया में बुलेटिन ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव क्योर ऑफ द इन्फेंट विथ द क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर द नर्स शुड पोजिशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। एक बेबी है जो कि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के लिए गया था, जिसकी सर्जरी हो गई है, अभी वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है। तो उस क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर वाले पेशेंट को हम बच्चे को कौन सा पोजीशन देंगे? पहला है ऑन लाइंग डाउन पोजीशन, साइड लाइन हम बोल सकते हैं लेटरल। बी नंबर है एन इन्फेंट सीट, थर्ड नंबर है प्रॉन, डी नंबर है सुपाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा सी। हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 9 नंबर। 9 नंबर में हम क्या देखते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सबसे पहला हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हमें दिखा रहा है? मैटरनिटी। मैटरनिटी बेनिफिट दिखा रहे ना। मैटरनिटी का मतलब क्या है? मदर। कौन सी? हम जो प्रेग्नेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहला हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब इसमें बच्चों के बारे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, माँ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। सेकेंड है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इसमें भी माँ और बच्चे दोनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? सिर्फ मदर के बारे में बात हो रही है। थर्ड है जननी सुरक्षा योजना और चौथा है मिड डे मील प्रोग्राम। अब मिड डे मील प्रोग्राम किसके लिए है? जो स्कूलों में स्टार्ट होता था ना कि खाने मिलते थे, वो मिड डे मील प्रोग्राम होता है। तो उसमें भी बच्चों के लिए किया जा रहा है। सिर्फ सी है जो किसके लिए हो रहा है? जननी सुरक्षा योजना, यानी कि माँ के बारे में के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जननी सुरक्षा योजना। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है आपको? शायद जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। इनमें से कौन है जिन्होंने हायरार्की नीड को दिया था? तो पहला देखते हैं हम अब्राहम मॉस्लो, बी नंबर है कर्ट लेविन, सी नंबर है एल्टॉन मायो, डी नंबर है लूथर गोलिक। अब इसमें से करेक्ट आंसर है अब्राहम मॉस्लो। इन्होंने क्या हुआ था? मॉस्लो हायरार्की नीड दी थी। आप इसके बारे में, इसके जो मॉस्लो हायरार्की नीड है, इसमें 5 ऐसा करके ट्रायंगल में बना करके मॉस्लो हायरार्की नीड ऐसे करके 5 दिए हुए थे। फिजियोलॉजिकल नीड थी, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम और लव एंड सिक्योरिटी, और इसमें 5 सारे करके दिए हुए थे। क्या हो जाती है? फिजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 इसमें देखे जाते हैं। तो किसने दिया था? अब्राहम मॉस्लो ने। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 10 नंबर तक हमने क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं हम थोड़ा इंटरप्शन के लिए। अब हम देख लेते हैं 13 और में क्या दिया हुआ है। 13 में देखते हैं रिफर्स टू द नंबर ऑफ
subordinates a manager can effectively manage refers to the number of the subordinates a manager can effectively manage। यानी कि एक मैनेजर है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से मैनेज करता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन देख सकते हैं हम। पहला ऑप्शन देखते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क के बेसिस पे मैनेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड है स्पान ऑफ कंट्रोल, थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड। इन चारों में से करेक्ट आंसर होगा स्पान ऑफ कंट्रोल, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 14 क्या है, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस डज द मैनेजर डिवाइड अ पार्ट ऑफ वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स। यानी जो मैनेजर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में वर्क का डिवीजन कैसे करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में। पहला दिया है इसमें क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ये 4 हैं। तो क्या देख सकते हैं हम कि पेशेंट किस व्यक्ति को काम डिवाइड करने का अधिकार किसको होगा, जिनके पास अथॉरिटी होगी उन्हीं को। तो क्या है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 नंबर, इसमें क्या देखते हैं हम, क्या है, इज द प्रोसेस इंस्पायरिंग द पर्सनल विद द जील टू अकम्प्लिश। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोसेस है इंस्पायरिंग का अपने स्टाफ मेंबर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला दिया है क्या, अकाउंटेबिलिटी, पहला अकाउंटेबिलिटी, दूसरा ऑटोनॉमी, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी और चौथा है मोटिवेशन। अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी और मोटिवेशन, इन चारों में से हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पढ़ा, इंस्पायरिंग के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वह है मोटिवेशन। अकाउंटेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं इधर, ऑटोनॉमी का क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे तो हम इंस्पायर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके लिए इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम 16 में क्या दिया है, द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एम्प्लॉयज़ आर इंट्रोड्यूस टू द, यानी कि कोई नया एम्प्लॉयज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यू एजुकेशन, बी नंबर है इंडक्टिंग ट्रेनिंग, सी नंबर है इन सर्विस एजुकेशन, डी नंबर है सिमुलेशन, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से क्या है, पहला इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग, इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग, पहले कोई भी एम्प्लॉयज़ आता है, चाहे मतलब हम किसी भी सेक्टर की बात करें तो उसका सबसे पहला क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 17 नंबर में क्या देखते हैं हम, अमंग द फॉलोइंग विच वन रिफर्स टू द willingness to talk, discuss and make a compromises in an effort to get the proposed changes accept। किसी भी चीज़ के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि कोई सामान है उसको उससे विलिंगली बात करना, डिस्कस करना और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं कि कम कराना, ज़्यादा, जो भी चीज़ें हैं हम अपनी एफर्ट यूज़ करके। पहला है इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, बी नंबर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सी नंबर है जॉब डिस्क्रिप्शन और डी नंबर है पब्लिक रिलेशन। हमको विलिंगली टॉक करने के लिए, डिस्कस करने के लिए ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसमें हमको देखने को मिलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ना तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए ये आपको बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करने, वहाँ पर आप अपना कंप्रोमाइज़ यूज़ नहीं कर सकते। जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्कस तो ज़रूरत ही नहीं है और कंप्रोमाइज़ की भी ज़रूरत नहीं। पब्लिक रिलेशन के लिए आपको डिस्कस, टॉक या कंप्रोमाइज़, तो इस सारे जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट so aggression, apathy and rigid rule aggression leading to the organizational effectiveness।
इनमें से कौन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने के लिए इनइफेक्टिवनेस, यानी कि इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सो अग्रेशन, अपैथी एंड रिजिड रूल्स अदरेशन रिलीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव, जो कि इनइफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे। जिससे क्या है? पहला ऑप्शन है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट, परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, मैनिफेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब देखते हैं हम 19 में क्या देखते हैं? Which of the following has characteristics feature of the group demonstrated by mutual understanding and support, improvement of the self-esteem and successful completion of the goal of the group। किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, और बाकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेल्फ स्टीम, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ गोल ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप के गोल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है? पहला है ग्रुप कोहेसिवनेस, बी नंबर है पीयर रिव्यू, थर्ड है लीडरशिप, फोर्थ है परसेप्शन। इन चारों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रुप कोहेसिवनेस। हमने यहाँ पर किसी भी ग्रुप को कम्प्लीटली सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी प्लान को, हमारे लिए ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं हम 19 के बाद 20 आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 20 होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन विच नर्सिंग केयर डिलीवरी where the nurse assume that responsibility for meet all the needs of assigned patient during their time on duty। तो कब वो किसी भी पेशेंट को क्या कर सकती है? प्रोवाइड करा सकती है। कौन सा नीड? मीट ऑल द नीड्स। कब करा पाएगी? अपने ड्यूटी टाइम में। ऑप्शन क्या है? केस मेथड, फंक्शनल नर्सिंग, सी है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, और डी नंबर है टीम नर्सिंग। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? केस मेथड। केस मेथड का मतलब ये है कि जब पेशेंट किसी व्यक्ति को उसके केस को स्टडी करना, उसके केस के बारे में समझना, उसको केयर प्रोवाइड करके ही वो किसी भी पेशेंट के जो उसको जितनी ज़रूरत है उस नीड को कंप्लीट कर पाएगी। इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के डाउट को मेरे द्वारा उसे सॉल्व किया जाएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।